आजकल मेरी कहानियों से आरपीसी क्वेश्चन पूछती है। पहले मैं केवल कहानी सुनाता था, लिखवाता नहीं था। आजकल वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो भी तो कहानियां सुन रहे हैं। अचलदास की एक शादी हो रखी थी मेवाड़। कहाँ हो रखी थी? वो जो मेवाड़ की राजकुमारी थी उसका नाम था लालबाई, इसलिए उसका नाम फेमस हुआ लाला मेवाड़ी। क्या नाम हुआ? मेवाड़ की राजकुमारी इसलिए मेवाड़ी हो गई। लालबाई नाम था तो क्या हो गई? लाला। तो लाला मेवाड़ी, और बड़ी डोमिनेंट महिला थी। ये तो मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ राजस्थान का बड़ी रियासत थी, तो उसमें वो बड़ा एटीट्यूड था कि मैं मेवाड़ की राजकुमारी हूँ। कुंभा की बहन थी वो, कुंभा। कुंभा का नाम सुना होगा? कुंभार वो और बड़े बड़े राजा हुए, तो जिनके पीहर बड़े मजबूत होते हैं वो फिर किसी को क्यों जीने दे, रहता ही है थोड़ा। तो लाला मेवाड़ी अचलदास खिंची को बड़ा यूं डोमिनेट करती, और अचलदास खिंची को कहती भाई तुमने मेवाड़ शादी कर ली, मेरे से शादी कर ली, अब तुम और कहीं शादी नहीं करोगे। जबकि राजाओं की खूब सारी रानियां हुआ करती थी। अचलदास खिंची भी चाहता है कि दो चार तो और रानियां लेके आए, पर लाला मेवाड़ी कहे कि नहीं, जिसने मेवाड़ तोरण मार दिया अब उसको और कहीं शादी करने की आवश्यकता। और उसने कहा ये मेरी बेइज्जती है ना, कि जो मेवाड़ वालों का जवाई है वो फिर हर कहीं तोरण मारता घूम रहा है। तो अचलदास खिंची ने कहा भाई ठीक है, नहीं करेंगे ब्याह। तो अचलदास खिंची की एक ही रानी थी, वो रानी कौन थी? लाला मेवाड़ी। क्या नाम था? एक बार अचलदास खिंची अपने दरबार में बैठा हुआ है, राजा के दरबार में दो भाई बहन आए, दोनों बहुत अच्छे संगीतकार थे। उन्होंने राजा कहा भाई हम संगीतकार है, राजा ने कहा भाई परफॉर्मेंस दी जाए, प्रदर्शन किया जाए। भाई ने सितार वीणा वीणा बजानी शुरू की, बहन भाई ने गीत गाया, बहन ने वीणा बजाई, और दोनों भाई बहन बहुत अच्छा गीत गा रहे, बहन बहुत अच्छी वीणा बजा रही। राजा अचलदास खिंची बड़ा राजी हुआ, और राजा ने उस लड़की को कहा कि तुम कहां से हो? तो बीकानेर में गांव पड़ता है जांगलू। कौन सा गांव है? जांगलू। बीकानेर में जांगलू नाम का। उसने कहा मैं जांगलू से हूँ, बीकानेर से हूं मैं। तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी कहलाता था तब। तो अचलदास खिंची ने कहा मैंने अब तक सुना था कि मारवाड़ की जो लड़कियां होती है वो बड़ी गुणवान होती है। आज मैं जब तुम्हें देख रहा हूं तो वाकई लगता है कि तुम कितनी गुणवती हो, तुम कितने अच्छा संगीत जानती हो, कितना अच्छा वाद्य यंत्र बजाना जानती हो। तो उस लड़की ने कहा कि राजन, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मारवाड़ की लड़कियां गुणवान होती है तो क्यों ना तुम किसी मारवाड़ की राजकुमारी से ब्याह कर लो। अब अचलदास खिंची मन ही मन सोचे करना तो है, पर लाला मेवाड़ी करने नहीं दे रही। पर ये तो कैसे कहे? तो उसने लोगों के सामने कहा कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारी नजर में कोई अच्छी राजकुमारी हो तो बताना। तो उस लड़की ने कहा भाई मैं जांगलू से आई हूँ, और हमारी जांगलू की जो राजकुमारी है, तब बीकानेर नहीं हुआ करता था, तब जांगलू ही हुआ करता था उधर। तो जांगलू की जो राजकुमारी, जांगलू में सांखला राजपूतों का राज था। कौन से थे? सांखला। तो उन सांखलों की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उमा दे। उसने कहा हमारे उमा दे सांखलों की राजकुमारी है, वो बहुत सुंदर है, और यदि तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। राजा ने कहा डन। पर तुम यदि कह रही हो कि उमा दे मेरे लायक है, तो ऐसी उमा दे में क्या योग्यताएं हैं? तो वो वर्णन करती है, वापस गीत के माध्यम से उसको सुनाती है। तो ये कहानी है लक्ष्मी गौरी चंडावत की लिखी हुई कहानी है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें वर्णन है 1960 के आसपास में लिखी हुई कहानी है। तो उस कहानी में वर्णन करते हैं कि वो लड़की बताती है कि भाई वो ऐसी है जैसे पूनम का चांद हो, जैसे कोई सावन की रिमझिम बारिश हो, जैसे कोई सरोवर का हंस हो, जैसे कोई जंगल में फिरती हुई हिरणी हो। तो अलग अलग खूब सारी विशेषताएं बताती है कि वो तो चावल को चौथा दाना खाती है, कोई फूंक मार दे तो हवा में उड़ जाती है, मतलब जीरो फिगर। तो अचलदास बड़ा राजी होता। अच्छा मैं जब उस वर्णन को पढ़ता हूँ ना, सुंदरता का जब वर्णन पढ़ता हूँ, तब एग्जैक्टली मुझे 1990 के आसपास का बॉलीवुड का एक गीत याद आता है, एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा, है ना, जैसे खिलता गुलाब। तो एग्जैक्टली वो क्यों है? तो मुझे लगता है या तो जिसने वो गीत लिखा उसने वो कहानी पढ़ी है, या सब जगह सुंदरता इसी प्रकार बताई जाती है। सुंदरता बताने का संयोग भी तो हो सकता है, ये तरीका हो सकता है। अचलदास खिंची कहता है डन, तुम जाके बात करो तुम्हारी राजकुमारी से, तुम्हारे राजा से, और मैं शादी करने के लिए आ जाऊंगा जांगलू। अब अचलदास ने वहां कह तो दिया, पर अचलदास जानता था कि मेरी रानी लाला मेवाड़ी जो इसकी कभी भी परमिशन देगी नहीं। तो उसने लाला मेवाड़ी को आगे कोने तक हाथ जोड़े, लोगों के बीच में कह के आगे एक ब्याह करने दे। और लाला मेवाड़ी ने कहा ये क्या तरीका है? जो गंगा जी नहा ले, जो मेवाड़ में शादी कर ले, वो बाद में तालाबों में नहीं नहाता भाई साहब, छोटी मोटी जगह जाके तोरण नहीं मारता। और ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ जोड़े के प्लीज, लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, एक ब्याह कर लेने दे। फाइनली लाला मेवाड़ी इस शर्त पर राजी हुई कि ठीक है तुम ब्याह कर सकते हो, पर ब्याह करने के बाद जब वापस गागरो ना जाओगे उस रानी को लेके, उसके बाद उससे कभी बोलोगे नहीं, ना कभी उसको देखोगे। राजा ने कहा डन, तू तो ब्याह करने दे एक बार, लोगों के बीच में बात कह के वो तो कंप्लीट हो। अब राजा अचलदास खिंची अपनी बारात लेके गागरोन से जांगड़ू गया। अच्छा, गागरोन से जांगरू का मतलब पूरा राजस्थान क्रॉस हो गया। आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हो, गागरोन मध्य प्रदेश, बीकानेर मतलब पाकिस्तान, पूरा राजस्थान। आप दक्षिण से पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो कितना लंबा रूट पड़ता है एकदम। ये बातें 1420 की है ना, कितने साल पुरानी बातें होगी, मतलब आज से लगभग 600 साल पहले। तो 600 साल पहले तो इतने आवागमन के साधन भी नहीं थे, तो यहां से यहां जाने में भी कितना टाइम लगता होगा। और अपने दादाजी की उम्र के लोगों तक की ऐसी बातें हैं कि बारात जब जाती 3-3 दिन रुका करती थी।
अब उसका रीजन था, देखो उसका सिंपल सा रीजन है, जब एक गांव से दूसरे गांव बारात जाएगी तो कैसे जाएगी? ऊंट पे, यही साधन थे पहले, ऊंट पे, घोड़ों पे, यही साधन है। अब आप एक गांव से दूसरे गांव गए, जाने में 3 दिन लगे, तो हाथों हाथ ब्याह करके कैसे आ जाओगे? थक जाएंगे, ऊंट थक जाएंगे, और सुबह तो थकेगा ना बेचारा, तो रेस्ट कर लिया करते, एक बार रेस्ट करेंगे जाएंगे। फिर दूसरा, पहले बारात का मतलब होता था 20 लोग अधिकतम, जीते ऊंट है उतने बराती, गांव में 20 ऊंट है तो बराती भी किते, इतने बराती जाया करते। फिर बारात का मतलब होता था केवल परिवार के लोग, इसके अलावा कोई नहीं। दूल्हा है तो दूल्हे के भाई, पिताजी, काका, चाचा, मामा, फूफा, एक दो वैसे कोई रिश्तेदार, केवल वे लोग। फिर आगे बारात के स्वागत का मतलब होता था मिठाई खिलानी है केवल, मिठाई का भी मतलब होता था हलवा, लापसी, या ज्यादा से ज्यादा लड्डू बूंदी, है ना, इसके अलावा कोई मिठाई में भी हुआ नहीं करता था। अच्छा, बारात के स्वागत का मतलब होता था, मान लो मेरे परिवार की लड़की जिसकी शादी है, मैं लड़की का भाई हूं, तो आज तो मान लो मेरे घर पे ही हो गई, अगले दिन मेरे चाचा जी खाना खिला देंगे उन 20 लोगों को, अगले दिन मेरे ताऊ जी खाना खिला देंगे उन 20 लोगों को, अगले दिन एक छोटे बड़े चाचा जी खाना खिला देंगे 20 लोगों को, ऐसे बारात 10 दिन भी रोक लिया करते, और कोई बड़ी बात नहीं होती। इवन पुराने बहुत आप डॉक्यूमेंट्स, राजाओं के तो मेरे डॉक्यूमेंट पढ़े हुए हैं कि किसी राजा की बारात गई तो खाने में क्या क्या मिला, राजाओं ने लिखवा रखा है कि इतनी तारीख को इतने बजे खाने में क्या मिला था, इतनी तारीख को, तो सिर्फ मिठाई है, रोटी सब्जी भी नहीं है, सिर्फ मिठाई है। इसलिए गांव में आज दिन तक कोई यदि शादी ब्याह में कोई पुराने लोग करते तो कोई रोटी सब्जी खाता है कि मिठाई, ब्याह में आके रोटी सब्जी खा गए, ब्याह में आए तो खानी क्या चाहिए? मिठाई। ये शहरों में उल्टा हुआ है कि खाना खाने के बाद मिठाई लेते हैं, गांव में तो यदि किसी ने खाना खा लिया और फिर आपने मिठाई दी तो वो आपको बेइज्जती करेगा आपकी, कि मतलब पेट भर गया तब लाया, पहले ला, पहले मैं मिठाई से पेट भरूंगा, फिर एक आधा चरका मरका चाहिए तो तुको रोटी ला दे, वरना मुझे रोटी की फिर भी आवश्यकता। पहले बड़ी सिंपल चीजें हुआ करती थी, हमने आजकल इनको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, कारण कि अब शादी का मतलब हमने ये कर दिया शक्ति प्रदर्शन पूरा, कि भाई किसकी शादी में कितने अधिक लोग आए, किसकी शादी में कितने नेता आए, किसकी शादी में कितने बड़े लोग आए, ये सब शादी का मुख्य पैमाने हो गए। इसलिए बारात में दोस्त के दोस्त है, दोस्त तक तो ठीक था, अब दोस्त के भी जिनको आप जानते भी नहीं, वो बारात में, इसलिए बड़ा यूं वो मामला उलझ गया है। कौन नाच रहा है आपके डीजे पे, आपके घर के गानों पे, पता ही नहीं है, आप भी उसको पहली बार देख रहे होते कि है कौन, किसने बुलाया था अपने में से, कौन घर वाला बुला लाया इसको। तो अब थोड़ी चीजें वैसे होगी। फिर दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गए। आज मान लो मैं किसी की बारात में जाऊं भी, तो मैं सोचता हूँ यार रातों रात गाड़ी से वापस जयपुर आ जाऊं, सुबह क्लास ले लूंगा। मान लो गाड़ी ना होती या साधन नहीं होते तो मैं तो रुकता ही, क्या करता, इसके अलावा दूसरा इलाज क्या होता, भाई रुकना पड़ता वहां पे। आजकल सबके पास साधन है, साधन है तो वापस चले जाओ। तीसरा, पहले लोगों के इतने काम भी नहीं थे, तो पहले लोग चले जाया करते, गांव में बारात, गांव में ब्याह होता, बांध बैठते 15-15 दिन के, तो बुआ जी 1 महीने पहले आगे बैठती थी। आज बुआ जी को कह दिया जाए कि घर में शादी आओ, तो बुआ जी के नाम मारे गा दूध कौन दे। पहले, पहले जॉइंट फैमिली होती, बुआ जी चली गई तो बुआ जी की जेठानी दौरानी गाय दूध लेगी, अब बुआ जी अकेली है, तो बुआ जी अपने टाबरों को देखकर, किसी के टाबरों के पेपर चल रहे हैं, किसी के और हो रहा है, तो चीजें इस रूप में थोड़ी हो गई। बाकी 2 पीढ़ी पहले तक, दादाजी वाली पीढ़ी तक बारातें 3-3 दिन रुका करती। और तो मैं घर में एक बार कोई शादी थी, तो मुझे फोन आया कि आते टाइम तू जयपुर से आए तो केसरिया साफा लेके आना, कि केसरिया साफा दूल्हे के लिए चाहिए तो वो लेके आना। ठीक है, मैं, मेरे एक रूममेट थे, मैंने उनको कहा कि अरे केसरिया साफा लेना है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तो उनका समझ में तो मेरे को भी इतना सही आता है, पर चल लेते थोड़ा देख ही लेंगे। हम एक दुकान पर गए, दुकानदार के पास एक पति पत्नी बैठे थे, अपने बेटे के लिए साफा ले रहे थे, बेटे की शादी थी, बेटा फौजी था, उनकी उम्र 50-55 साल के आसपास रही होगी व्यक्ति की। महिला जो थे वो पति के सामने घूंघट निकाल के बैठे हुए थे, कुछ ही नहीं बोल रहे थे, चुपचाप। बेटा भी फौजी था, वो पिता के सामने कुछ ही नहीं बोल रहा, वो भी चुपचाप बैठा, पिता पूरी पंचायती कर रहे, और पिता उस दुकान वाले कर रहे हो साफे को खींच खींच के देख रहे, अरे झीणो है ना, कभी किसी में करेगी, ये है, ये एक तो रुपये थोड़ी होता है इसका, ये पैमाना की तरह, ये क्या है, वो सब यूं पूछ रहे हैं उनसे। हमारे को ये सब तो पता नहीं था, हमने थोड़ी देर उनकी तरफ देखा, दुकानदार जैसे फ्री हुआ, हमने कहा ढंग का साफा दिखा, तो उसने 3-4 साफे दिखाए। अपने लिए ढंके का मतलब जो थोड़ा रुपए लग रहा है वो ढंग का है, थोड़ा सस्ता है तो भाई थोड़ा अच्छा नहीं होगा, थोड़ा महंगा है थोड़ा अच्छा होगा, तो हमने कोई एक साफा देखा कि ठीक है। मेरे साथ वालों ने थोड़ा बहुत यूं करके देख लिया रेडी, तो हम तो उधर बिलिंग विलिंग करवाने लगे, वो उधर अपना वो साफा वगैरह ले रहे। तो इतने में दुकानदार ने उनको कहा, दुकानदार ने हमारे में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं कि हाँ यार ये एक साफा लेके जाएंगे, वो थोड़ा और सामान भी खरीद रहे थे शादी का। तो दुकानदार ने कहा कि चलो एक साफा तो आपके हो गया, दूल्हे का साफा तो हो गया, अब दूल्हे का दूसरा साफा कौन सा दूं? तो उसके पिता ने कहा दूसरा क्यों,
ये तो भाई फेरे होंगे तब दूल्हा बांधेगा, अगले दिन दूल्हा कौन सा बांधेगा? मैंने कहा कौन से अगले दिन है, आजकल रात को बारात वापस भेज देते हैं। तो बारात आ जाएगी, वही साफा बांध के फेरे होते खत्म हो जाएगा, तो दूसरे दिन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो हमारा टाइम था जो 5 खिचड़ी दी थी, खिचड़ी का मतलब 5 टाइम खाना खाया था। महिला जो उनकी पत्नी थी, जो अब तक घूंघट में बैठी थी, जो एक बार भी नहीं बोली, जो शॉपिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, उसने अचानक कहा कि 5 को नहीं 7 ही। उसके तो बाप के रुपए लगे थे ना। ये क्या तरीका है, तुम 2 टाइम और खा के आए। तो वो व्यक्ति अचानक उनका हाँ हाँ, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने उन महिला की तरफ देखते हुए मैंने कहा कि बाबू आपको याद है क्या अभी तक? बड़ी महिला तो बाबू गांव में बोलते हैं, बाबू आपको याद है क्या अभी तक की साथ थी? तो उनका क्यों याद क्यों नहीं है, साथ थी 3 टाइम, तो ये बारात 3 दिन तो बारात रुकी थी 6 टाइम, और 1 टाइम आने दिन का साथ में दिया था इनको। तुम आते टाइम बारात जाएगी साथ में लेके जाओ, तो एक साथ का और दिया था। तो मुझे लगा यार इसका मतलब बारात 3 दिन तो रुकी पक्की, और उन व्यक्ति की उम्र अधिकतम 60 रही होगी, इसका मतलब वो पिताजी से थोड़ी सी बड़ी वाली पीढ़ी में मान लो, तब तक भी बारातें 3 दिन रुक रही थी। और उस महिला को भी बड़ा प्राउड था कि मेरे बाप ने 7 टाइम रोटियां खिलाई थी आपको, है ना, 3.5 दिन का खाना आप चेप के आए थे वहां पे। जब साधारण लोग 3 पीढ़ी पहले तक 3-3 दिन बारात रोक रहे थे, तो आज के 600 साल पहले तो बारातें रुकती महीने महीने। उसमें भी राजा की बारात है तो 2 महीने रुके। सामने वाला भी तो राजा है, सामने वाला कहता रुको भाई, हमें स्वागत सत्कार का पूरा मौका दिया जाए, तो रुका करते थे। और उनके भी वहां जाके कोई ज्यादा काम तो था नहीं, तो बैठे अपने। मतलब आप राजाओं की जब शादियां पढ़ोगे तब लगता है कितनी जल्दी व्यवस्थाएं बदली है। मतलब राजाओं की शादियां ऐसी है, जयपुर का राजा जोधपुर शादी करने के लिए गया, राजाओं की बारात भी थोड़ी बड़ी जाती, उनके 200 लोग गए होंगे, 300 लोग गए होंगे। अब राजा के साथ राजा के भाई बंधु जाएंगे, राजा के मान लो 50 परिवार के लोग हो रहे, भाई भतीजे इस प्रकार के 50 लोग हो रहे, उन 50 की भी वापस शादियां करके लाते वहीं से। उनके परिवार जो दुल्हन है, उनके परिवार की 50 लड़कियां इन 50 दूल्हों के लिए और होती, वही हाथों हाथ सबके फेरे करते। और ये बड़ा सिंपल था, मतलब ये अपने परिवारों में, सामान्य परिवारों में भी देखने को मिलेगा। आप गांव में ऐसी कहानियां सुन लोगे कि ब्याह करने गए थे 1 का और करके लाए 2 का। ये बड़ी सामान्य बात। इसलिए आज दिन तक गांव में मान लो कोई छोटा बच्चा भी है और अच्छे कपड़े पहना दिए, कोई साफा वाफा बांध दिया, तो कई बच्चे होते हैं बड़े क्यूट से लगते हैं, यूं तैयार होकर घूमते रहते हैं, तो दादाजी की उम्र के लोग आज भी कहते थे तेरे देखा के पूछें क्या अगलों से, तेरे लायक कोई हो तो तेरा भी करवा दे, क्योंकि पहले करते थे। तो व्यवस्थाएं अभी तक गई नहीं। मैं महाराणा राज सिंह की किसकी एक शादी का पढ़ रहा था, तो 100 शादियां वापस करके लाए थे। राज सिंह जी की शादी भी जिस राजकुमारी के साथ, वो जो राजकुमारी के पिता थे उनके परिवार की 100 बच्चियां और थी, उनके भाई की भतीजों की अलग अलग परिवार की उन 100 बच्चों की शादी और की। और पहले विवाह में बारात का मतलब ये हुआ करता था कि बारात में 3 दिन जब डोकरे रुकते तो अगलों के परिवार के लोगों से बातचीत होती, अगलों के परिवार के, दुल्हन की जो बुआ के परिवार वाले आए हुए, दुल्हन के ननिहाल वाले आए हुए, इधर से ये गए, आपस में बातचीत करते, तो वैसे उन बातचीत में निकाल लेते कि अच्छा आपके लड़का है, इनके लड़के रिश्ता करो। तो ये रिश्तों की जगह हुआ करती थी। वेल कहीं पे एक जगह बैठते तो वहां से रिश्ते, तो ज्यादातर रिश्ते यूं ही मिलेंगे आपको कि दादाजी कहीं पे गए थे और वहां पर उनसे बात हुई, रिश्ता करिए। तो पापा की उम्र के लोग अभी भी कहते हैं भाई हमने तो देखा भी नहीं था यार, है ना? तो कहाँ देखते तुम तो हमारे रिश्ते यूं चलते ब्याह के अंदर हुए थे। तो अचलदास खिंची की बारात महीने भर तो रुकनी थी, जांगड़ू राजा की बारात थी, पर अचलदास खिंची जानता था कि बारात लेके जैसे ही वापस जाऊंगा लाला मेवाड़ी उमा दे सांकली से बात नहीं करने देगी। और उमा दे सांकली के बारे में जितना उस लड़की ने सुंदरता बताया, तो उसे 10 गुना अधिक सुंदर थी वो। तो अचलदास खिंची जांगड़ू रुक गया, वापस गया ही नहीं। भाई साहब बारात रुकी हुई है, इधर स्वागत सत्कार हो रहे हैं, बारात के डली मिठाई चेप रहे हैं, वापस जाने का नाम है। महीने बीत गए भाई साहब, कोई 2-3 महीने हो गए। अच्छा उधर से लाला मेवाड़ी राज संभाल रही है, तो लाला मेवाड़ी लेटर लिख के भेजती कि भाई क्या हुआ, बीमार से मार हो गए, भाई पहले आक्रमण बड़े होते, क्या पता बीच में आक्रमण हुआ पूरी बारात मर गई हो, क्या पता बीमार हुए हो कोई और इस वजह से रुकना पड़ गया आपको, 4 रीजन कुछ भी हो सकते हैं ना। तो वो समाचार भेजती। अचलदास खिंची ने कहा गागरोन से कोई लेटर आया फाड़ के फेंक दी जाए। गागरोन के लेटर को देखने की भी आवश्यकता, फाइनली वहां से एक पुरोहित जी भेजेगा कि जाके पता लगाओ। पुरोहित जी आए, पुरोहित जी ने अचलदास खिंची कहा वापस चलो। कितने दिन हो गए? अचलदास कितने दिन हो गए, अभी तो आए थे। उसने कहा लोग बाहर बार बात कर रहे हैं, जांगलू में घर जमाई है। अचलदास खिंची यहीं बैठ गया और तू समस्या तो बता क्या है। और अचलदास खिंची फूटा। अचलदास खिंची ने कहा वहां जाते ही लाला मेवाड़ी मेरे को उमादे सांकले से बात नहीं करने देगी। पुरोहित जी ने कहा ये बताओ दुख है पेट बतावे मत हो, समस्या अलग है बता अलग रहा है। और पुरोहित जी ने एक तरीका बताया कि अपने यहां से तरफ आना होते हैं, रास्ते में रुकते रुकते चलेंगे ताकि यहां तो बेइज्जती नहीं हो,
जांगड़ू वाले तो नहीं कहेगा अचलदास खिंची यहीं पर बैठा हुआ है, तो कहा ठीक है। अब भाई वहां से रवाना हुए, थोड़ा दूर जा अचलदास खिंची डग गए, रोक दो भाई। बारिश आई तो 4 महीने बारात बीच में रोक ली कि चौमासे में कौन आगे जाता है। सर्दियां आई तो वो ठंड पड़ रही है, घोड़े बेचारे कैसे चलेंगे, बारात रोक दो। गर्मी आए तो लू चल रही है, निकला नहीं जा रहा है। यूं करके अचलदास खिंची को 1.5 साल लगाता है जाने में। पर आप कितने भी धीमे चलो, पर गागरोन आगे तो नहीं सरकेगा। गागरोन तो वहीं पर है। ये दिन गागरोन पहुंचे, अचलदास खिंची अपने वचनों के पक्के राजा थे। गागरोन जाने के बाद उन्होंने उमादे सांकली के लिए अलग से एक महल बनवाया। उसके महल में कभी नहीं गए, ना तो उससे कभी बातचीत की, ना उससे कभी मिलने के लिए गए। 7 बरस बीते। 7 बरस बाद वो लड़की जिसने रिश्ता करवाया था वो गागरोन आई, तो उमादे से मिलने गई। तो वो उसको लगा कि मैं जब उमादे सांकली से मिलूंगी तो राजी होगी। उसने कहा अरे यार क्या रिश्ता करवाया मेरा, इतने बड़े राजा के साथ में रिश्ता करवाया। तो उसने जाके पूछा उमादे सांकली से, भाई कैसा जीवन कट रहा है तेरा। उसने कहा मरा दिया तूने, क्या रिश्ता करवाया मेरा। मैंने मेरे पति का पिछले 7 साल में मुंह नहीं देखा। ये इस महल की नौकरानियों के अलावा न तो यहाँ कोई आता है न यहाँ से कोई जाता है। क्यों, तो मुझे तो यहाँ आके पता चला नौकरानियों से कि यहाँ तो एक शर्त लगी हुई है कि लला मेवाड़ी ने कहा था यहाँ आने के बाद मेरे से बातचीत नहीं होगी। वो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने कहा ये बात है, मैं हल निकालती हूँ इसका। कोई महिलाओं में और किसी चीज के प्रति लगाव हो ना हो, एक चीज के प्रति पक्का होता है, आभूषण, गहने। गहनों के प्रति महिलाओं में मारामारी रहती है। उस लड़की ने खबर फैलाई कि दुनिया में सबसे अच्छा हार, सबसे अच्छा नेकलेस उमादे सांकली के पास है, उससे अच्छा नेकलेस किसी के पास 9 लाख का हार है। कैसा हार है, 9 लाख में बने ऐसा हार है। लला मेवाड़ी को पता चला तो उसका ईगो हर्ट हुआ। उसको लगा मैं मेवाड़ की राजकुमारी, अचलदास खिंची की पटरानी, अचलदास खिंची की मुख्य रानी, और हार अच्छा किसका, उमादे सांकली का। उसने अपने एक नौकरानी को भेजा कि उमादे सांकली को कि तेरी हार की एक बार डिजाइन दिखा दे खाली। कल रातों रात इससे अच्छा हार नहीं बनवा दिया, मेरा नाम लला मेवाड़ी नहीं है। एक नौकरानी गई, उसने कहा भाई आपका हार ची डिजाइन देखनी। वो लड़की वहीं बैठी थी। उस लड़की ने कहा कि लला मेवाड़ी को कहो कि हम हार दे देंगे, पर 24 घंटे में, 24 घंटे के लिए हार आपको देंगे, तो 24 घंटे अचलदास खिंची हमारे महलों में आना चाहिए। लला मेवाड़ी का डन। हार दिया गया। उस दिन अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के महलों में आए तो लाला मेवाड़ी ने कहा कि वो भी तो आपकी रानी है, आपको वहां भी संभालना चाहिए उनको। अचलदास खिंची ने कहा मैं तो जाना चाहता हूं, तुम्हारे चक्कर में ही है। अचलदास खिंची वहां गए। 24 घंटे, मुझे कई बार लगता है कि 7 बरस बाद उमादे सांकली के त्यों महलों में गाने गाए गए होंगे, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। अचलदास खिंची वहां पहुंचे, 24 घंटे बीते। 24 घंटे बीते, लाला मेवाड़ी ने अपने नौकरानी को वापस जाके जाओ अचलदास खिंची को वापस महल में चलना। अचलदास खिंची जब महल में नौकरानियों के साथ वापस जा रहे थे, उमादे सांकली के महल से निकल रहे थे, वो लड़की महल के बाहर बैठी थी। उसने बाहर निकलते से उन लड़कियों को, उन नौकरानियों को कहा कि पोहर हुई पगड़ो भयो बिछड़न रही है बात। क्या हुआ, पोहर हुई पगड़ो भयो बिछड़न रही है बात। पोहर हुई मतलब 8 पहर बीत गए। 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं, पहर बीत गए। पगड़ो हुओ, पगड़ा मतलब होता है सुबह। पगड़ा किसको कहते हैं, सुबह, है ना। गांव में अभी भी कल सुबह है ना तो पगड़ा आई। तो पगड़ो हुओ मतलब पोहर भई, 8 पहर बीत गए, पगड़ो हुओ सुबह हो गई, बिछड़न रही है बार, और अब बिछुड़ने की वेला आ गई है। ल सखी थारो बालम और उदय मारो हार। ए सखियों तुम्हारे इस बालम को तो ले जाओ, लेकिन हमारा हार तो देके जाओ। तो उन नौकरानियों ने उस लड़की को हार दिया। जैसे हार दिया तो अचलदास खिंची ने पूछा ये क्या, ये क्या दुआ बोला, ये हार किस बात का है। उस लड़की ने हार दिखा देगा। अचलदास खिंची को 24 घंटे के लिए खरीदा जा सकता है हार के बदले में। गागरोन के राजा की कीमत एक हार है, केवल हार को दिखा के गागरोन के राजा को कोई भी खरीद सकता है। अचलदास खिंची को बड़ा बुरा लगा, अरे यार ये कैसे किया जा सकता है। अचलदास खिंची लाला मेवाड़ी के पास आए। लाला मेवाड़ी को आके उन्होंने कहा भाई ये बहुत गलत किया, मैंने आपकी तमाम बातें मानी, मैं 7 बरस में उस महल में भी कभी नहीं गया, पर आपने मुझे बेच दिया, वो भी हार के चक्कर में। आप मुझे कहते मैं इसे 10 से अच्छे हार बनवा के लाके दे देता, पर आप मेरी बोली कैसे लगा सकते हो। और अब मैं इस महल में एक दिन नहीं रुकूंगा, अब मैं वही रहूंगा। अचलदास खिंची उमादे सांकली के पास ही चले गए। मुझे वापस लगता है कि उमादे सांकली को भी इतना भरोसा नहीं रहा होगा कि अचलदास इतनी जल्दी आ जाएंगे। पूछा होगा भाई इतना जल्दी कैसे आ गया। अचलदास जी ने भी कहा होगा कि तेरे लिए मैं सिग्नल तोड़ ताड़ गए। तो अचलदास खिंची के 2 रानियां थी, एक तो लाला मेवाड़ी, रे कौन सी, उमादे। लिखो।